इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर 4 में आज का हमारा टॉपिक है संधारित्रों का संयोजन। क्या होता है कि हमारे पास में अलग अलग मान के कुछ संधारित्र दिए जाते हैं और हमें उन दिए गए संधारित्रों से अधिक मान का या उन दिए गए संधारित्रों में से कम मान के संधारित्र चाहिए हो, तो उस कंडीशन में हमें संधारित्रों के संयोजन के द्वारा ऐसे संधारित्र बनाने पड़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर संधारित्रों का संयोजन। दिए गए मान से कम मान या अधिक मान के संधारित्रों का निर्माण करना हो तो हमें संधारित्रों का संयोजन उपयोग में लेना पड़ता है। अब संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है? संयोजन का मतलब होता है उनको जोड़ना। संधारित्रों को जोड़ने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तो आपके पास में होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा हमारे पास में होता है समांतर क्रम संयोजन। इसको हम कहेंगे पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल दो प्रकार से हम इनको जोड़ सकते हैं। अगर आपको दिए गए संधारित्रों में से कम मान का, मतलब कम से कम मान का, जो आपको संधारित्र दिए गए हैं उसमें से जो सबसे कम है उससे भी कम वैल्यू का अगर संधारित्र बनाना है तो उस कंडीशन में आप सीरीज कॉम्बिनेशन यूज में लेंगे संधारित्रों में, है ना। जब प्रतिरोध में जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा इसका। तो और समांतर क्रम संयोजन, जब आपको अधिक मान का संधारित्र चाहिए तब उस कंडीशन में आप समांतर क्रम संयोजन यूज में लेंगे। तो हमारे पास में दो संयोजन है, एक सीरीज और एक पैरेलल। हम सबसे पहले पढ़ेंगे सीरीज संयोजन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास में तीन संधारित्र हैं, C1, C2 और C3। ये इनकी धारिताएं हैं, C1, C2 और C3। ठीक है, इन तीनों संधारित्रों को इस प्रकार से जोड़ा गया है कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है, और इस प्रकार से आगे और संधारित्र जोड़ सकते हैं। तो ये जो संयोजन आपको मिलता है इसको हम कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। हमेशा ध्यान रखिए कि नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट के साथ पॉजिटिव, इस तरीके से अगर जुड़ा है ना। दो प्लेट है जो विपरीत है आवेशों में, जिनका नेचर विपरीत है, अगर इस तरीके से जुड़ी है तो दो संधारित्र उनको हम काउंट कर लेते हैं एक के बाद एक सीरीज क्रम में। ठीक है, तो ये हमारे पास में अगर इसके पास में प्लस चार्ज है तो इसके बाद माइनस, इसके पास प्लस तो इसके पास माइनस, इसके बाद प्लस तो इसके पास माइनस, इस तरीके से जुड़ा है। ठीक है, और बाद में इनके हम बैटरी लगा देते हैं। तो ये क्रम इसका कहलाता है श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब हमारे पास में V वोल्ट की बैटरी इस पे लगाई हमने, इस कंडीशन में इसमें करंट फ्लो हुई। अब हम यहाँ पे करंट की जगह इसको चार्जेस से कर रहे हैं कि चार्जेस फ्लो होना शुरू हुआ, आवेश प्रवाहित होना शुरू हुए। तो आवेशों का मान सीरीज में हमें तीन चीज़ें चाहिए होती है। देखिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है C = Q/V। इसमें तीन चीज़ें आपके पास में, एक तो C, एक Q और एक V। ठीक है, सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन दोनों में C का मान तो अलग अलग ही होगा। अब बात आती है Q और V, दोनों में से, दोनों क्रम में से Q और V में से जो अलग होगा उसका टोटल हम निकालते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम सीरीज में अगर जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो आवेशों का मान सब में एक समान होता है, परंतु इनके सिरों पर जो वोल्टता आती है वो वोल्टता अलग अलग होती है। जैसे
पहले संधारित्र के सिरों पर वोल्टता V1 है, दूसरे संधारित्र के सिरों पर वोल्टता V2 है और तीसरे संधारित्र के सिरों पर वोल्टता V3। और जो वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज है वो इन तीनों वोल्टेज के इक्वल है। तो हमारे पास में तीनों में से कौन अलग है? वोल्टता अलग है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास में, चार्जेस समान होंगे, सभी संधारित्र पर आवेश का मान समान होगा और V का मान अलग अलग होगा। तो जो अलग अलग है उसका टोटल कर लेते हैं। अतः V इज इक्वल टू हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहाँ से अगर V की वैल्यू निकाली जाए तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो हमारे पास में ये तो हो गया Q अपॉन C। अगर मैं इसको सीरीज की तरह मानूँ तो CS यहाँ लिख देंगे आप। तो V इज इक्वल टू Q अपॉन CS। अब यहाँ चलिए, तो Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। क्योंकि Q की वैल्यू तो हमारे पास में चेंज नहीं होती है, सेम है, लेकिन C1 C2 ये चेंजेस हैं। तो हमारे पास Q से Q कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। ठीक है, ये हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट आता है सीरीज में। तुल्य धारिता कहते हैं इसको, तुल्य धारिता सीरीज में ऐसे होती है। अब ये कह रहा है कि n संधारित्र समान धारिता के यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट क्या होगा? तो 1 ओवर CS इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस एंड सो ऑन। और जब हमारे पास में इसका इक्विवेलेंट होगा तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे n तक तो n अपॉन C इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास में। और अगर n अपॉन C आती है तो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू CS हमारे पास में हो जाएगा C अपॉन n। तो श्रेणी क्रम संयोजन में अगर समान धारिता के n कैपेसिटर श्रेणी क्रम में इस प्रकार से जुड़े हैं तो उनका इक्विवेलेंट हमेशा C अपॉन n ही होगा। ठीक है, ये चीज हमारे पास में है। अब धारिता जब परावैद्युत पदार्थ भरे हों, प्लेटों के बीच में आपने क्या रख दिया? परावैद्युत पदार्थ। अब देखिए श्रेणीक्रम संयोजन कब पहचानेंगे कि श्रेणीक्रम संयोजन कब हो, किस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ भरा हो कि आप कह सके श्रेणीक्रम संयोजन हो। यह आपके पास में एक टर्मिनल जिस पे आप बैटरी से जोड़ेंगे, यह आपके पास में प्लेट है और ये दूसरा टर्मिनल। ठीक है, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, इनके बीच में बैटरी जुड़ती है। अब अगर आपके पास में इस प्रकार से कुछ पदार्थ भरे हैं, इस तरीके से भरे हैं। अब आपके पास में इसका क्या है कि जो डिस्टेंस हमारे पास में D थी, अब वो डिस्टेंस अलग अलग होकर क्या बन गई? T1, T2 और T3। लेकिन जो इनका एरिया है वो एरिया सेम है, एरिया चेंज नहीं है। तो इस कंडीशन में जब एरिया चेंज नहीं होता है, केवल इनकी मोटाई या डिस्टेंस चेंज होती है, तो उस कंडीशन में आप इनको कह सकते हैं कि ये श्रेणीक्रम संयोजन है। अब ये तीन संधारित्रों के समान व्यवहार करते, देखिए यहाँ पर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। इस तरीके से कितने संधारित्र हो गए? तीन संधारित्र हो गए। अब पहले संधारित्र की धारिता अगर मैं मानूं तो C1 इज इक्वल टू, समांतर प्लेट संधारित्र में माध्यम की उपस्थिति में धारिता क्या होती है? तो माध्यम की उपस्थिति में धारिता एप्सिलॉन R1। अगर मैं इसको एप्सिलॉन R1, इसको एप्सिलॉन R2 और इसको एप्सिलॉन R3 कहूँ तो उस कंडीशन में एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की जगह क्या आ जाएगा? T, क्योंकि ये समान मोटाई के हो सकते हैं। अगर समान मोटाई होंगे तो T वरना T1। इसी तरीके से C2 निकालिए तो एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2 और इसी प्रकार से C3 हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन R3 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T3। ठीक है,
अब इनको जोड़ना कैसे, ये हमारे पास में हो गए श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में होते हैं हम इनको किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो देखिए श्रेणी क्रम में होते हैं हमारे पास में इक्विवेलेंट क्या हो गया, 1/c s इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। 1/c s इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमारे पास में क्या है, एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t1। हम इसको लिखते हैं 1 एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t1, जिसको हम ऊपर लिख सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर हम t2 एप्सिलॉन r2 एप्सिलॉन नॉट a प्लस t3 एप्सिलॉन r3 एप्सिलॉन नॉट a, ठीक है। इसमें से हमारे पास में एक चीज़ कॉमन है, कौन, एप्सिलॉन नॉट a। तो 1/cs इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन नॉट a, और अंदर हमारे पास में हो गया t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस t3 अपॉन एप्सिलॉन r3। तो cs कितना हो गया, cs हमारे पास में हो गया, cs को इधर लेके आओ, इन दोनों को उधर ले जाओ, तो हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट a अपॉन t1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस t2 अपॉन एप्सिलॉन r2 प्लस t3 अपॉन एप्सिलॉन r3। इस तरीके से सीरीज में जब परावैद्युत पदार्थ भरे हों तो आप कॉम्बिनेशन से धारिता इस प्रकार निकालेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको दिया होगा कि जो दो पदार्थ, सपोज कीजिए कि आपके पास में एक संधारित्र इस प्रकार, उसमें दो परावैद्युत भरे हैं, ठीक है। एक है आपके पास में एप्सिलॉन r1, एक है आपके पास में एप्सिलॉन r2, लेकिन जो ये मोटाई दी गई है इसकी, ये आधी आधी हो गई है, यानी कि d/2, ये पूरा तो d है, तो आधी हमारे पास में हो गई d/2। तो उस कंडीशन में आप t1 t2 नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे आप d/2, ठीक है। अगर कहीं पर आपको कुछ नहीं दे रखा, आधे पार्ट में ही आपके पास में एप्सिलॉन r पदार्थ भरा हुआ है, आधा पार्ट निर्वात का है, तो आधी धारिता तो आप निर्वात के लिए निकालेंगे, आधी आप माध्यम के लिए निकालेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, निर्वात की तो हो गई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2, ये तो हो गया हमारे पास में। ये जो माध्यम है इसके लिए, तो माध्यम के लिए हमने मान लिया, और निर्वात के लिए आप मान लेंगे एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d/2। इस कंडीशन में फिर इन दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, किसमें, सीरीज में। तो हमारे पास में ये वैल्यू, तो सीरीज में जब परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो आप उसको सीरीज में कब कहेंगे, जब उसका क्षेत्रफल समान हो, सभी पट्टिकाओं का क्षेत्रफल समान हो, और जो डिस्टेंस है दोनों पट्टियों के बीच की वो चेंजेस हो, वो चेंज हो जाएगी, वो बदल जाएगी, तो आप उसको सीरीज क्रम कहेंगे। और उल्टा अगर देखें, अगर ये परावैद्युत पदार्थ इस प्रकार से भरा होता, इस आधे पार्ट में इस तरीके से, ये पॉइंट हो रही, तो इस कंडीशन में एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस सेम है, तो ये क्रम आप कैसा कहेंगे, समांतर क्रम। इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये सीरीज है, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हमारे पास में है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि जितने भी संधारित्र आपको दे रखे हैं उन सभी की एक प्लेट, पहली प्लेट एक उभयनिष्ठ बिंदु पर जुड़ी होती है, एक ही बिंदु पर जुड़ी होती है, और दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी होती है ना, सभी संधारित्रों की। तो तीन संधारित्र आपके पास में दे रखे हैं, पहला ये C1 धारिता, दूसरा और तीसरा C3 धारिता। इन तीनों को किसी एक ही पॉइंट से जोड़ा है हमने, तो इन सब की पॉजिटिव वाली प्लेटें ए बिंदु से जोड़ रखी हमने, और नेगेटिव वाली बी बिंदु से जोड़ रखी है, और फिर इसको हमने क्या कर रखा, बैटरी से सप्लाई दे दिया। तब होगा क्या कि यहाँ से चार्जेस जाएंगे, तो चार्जेस को ए पॉइंट पर तीन पथ मिलेंगे, तो ये अपना चार्जेस इसमें चेंज हो जाएंगे, तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। अगर Q है तो Q/3 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 के तीन पार्ट बनेंगे। अगर दो ही रास्ते होते हैं तो Q/2 के दो रास्ते बन जाते हैं, है ना। तो हमारे पास में इस तरीके से वैल्यू। अब आगे अगर मुझे इसे जोड़ना है तो इनमें क्या हो रहा है कि इन दो बिंदुओं के बीच में, ए और बी के बीच में वोल्टेज वही है जो बैटरी की है, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश जो है वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग, और
जो वोल्टेज है वो समान रहती है। तो अब इसमें अलग कौन है? आवेश, इसलिए हम टोटल किसका करेंगे? आवेश का। अतः Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमें पता है कि Q इज इक्वल टू होता है CV। तो सीरीज में अगर मैं इसको CPV मानूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो Q की जगह आप लिख दीजिए CPV, यानी कि पैरेलल में इक्वलेंट। CPV इज इक्वल टू यहाँ पे C1V प्लस C2V प्लस C3V, V से भी कैंसिल, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, देखो सीरीज में क्या हुआ था, सीरीज में जो तुल्य धारिता थी वो सभी संधारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। तुल्य धारिताओं का व्युत्क्रम जो था वो सभी संधारिताओं की धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर, यानी कि उसमें क्या था कि अगर आपके पास में 1, 2 और 3 फैराड के कैपेसिटर दे रखे हैं तो इनकी धारिता हमेशा 1 से कम ही आएगी, यानी कि सबसे कम धारिता वाले संधारित्र से भी कम आएगी। कब? श्रेणी क्रम में। लेकिन जब आप समांतरक्रम जोड़ते हैं तो इसमें धारिता सबसे अधिक धारिता वाले कैपेसिटर से भी अधिक धारिता बनेगी, यानी कि अगर 3 है आपके पास में सबसे अधिक धारिता वाला, तो आप जब इसको इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो आपको 3 से ज़्यादा ही धारिता मिलेगी। ठीक है ना, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 ये हमारे पास में होता है। ठीक है, CP। अब अगर n संधारित्र जुड़े हो समान धारिता के, तो इनके लिए हमारे पास में क्या होगा? CP इज इक्वल टू होता है NC, n टाइम्स इसको इनटू कर देंगे C से, तो हमारे पास में ये NC हो जाएगा। ठीक है, अब पराविद्युत पदार्थ की बात करें तो ये आपके पास में टर्मिनल, ये 2 प्लेट है, ये टर्मिनल B, ये A। ठीक है, आपने जो एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 का पदार्थ इस प्रकार से भरा, इनमें हुआ क्या कि प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हुई लेकिन एरिया चेंज हो गया, तो हम इस एरिया को मान सकते हैं A1, इस एरिया को मान सकते हैं A2। अब हमारे पास में संधारित्र की धारिता C1, इस वाले संधारित्र की बात करो C1 एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और इसकी बात करें तो एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यह है A1 और यह है A2। डिस्टेंस चेंज नहीं है, तो हमें क्या करना है? सीरीज में जोड़ना है, तो CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो CP इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूँ तो कॉमन है हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और बाकी अंदर हमारे पास में आ जाएगा एप्सिलॉन R1 A1 प्लस एप्सिलॉन R2 A2। इस तरीके से हम इसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में समांतरक्रम संयोजन में धारिता होगी, इस तरीके से जब पराविद्युत पदार्थ भरे जाएंगे। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है जो मैं आपको बता देता हूँ इसी से रिलेटेड। देखिए, जो श्रेणी क्रम था, श्रेणी क्रम में n संधारित्रों की धारिता, n संधारित्रों के लिए तुल्य धारिता क्या आई थी? CS इज इक्वल टू n अपॉन C, और समांतर क्रम में CP इज इक्वल टू NC। तो इनका अनुपात कितना होगा? CP अपॉन CS इज इक्वल टू NC अपॉन N अपॉन C, C अपॉन N था, सॉरी C अपॉन N। ठीक है, तो हमारे पास में C से C कैंसिल होगा और CP अपॉन CS का जो अनुपात निकलेगा वो निकलेगा n²। इसी तरीके से अगर अंतर निकालना हो तो CP माइनस CS, CP माइनस CS, CP कितना? NC, और CS कितना? C अपॉन N। C कॉमन आ जाएगा हमारे पास में, तो N माइनस 1 अपॉन N इंटू C, ये हमारे पास में इसका
Cp माइनस Cs इसका अंतर आएगा। ठीक है, अब इस अंतर को थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारे पास में ये क्वेश्चन है किताब में। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके वो किताब वाला आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें से 1/n कॉमन ले लूँ तो देखो Cp माइनस Cs इज इक्वल टू 1/n, जैसे ही कॉमन लूँगा वैसे ही क्या होगा, 1/n इसके नीचे जाएगा, n ऊपर तो n स्क्वायर माइनस 1/n में 1 का भाग और c, तो हमारे पास में जो आंसर बना वो बना हमारे पास में n स्क्वायर माइनस 1 इंटू c/n। तो इसका अंतर जो होता है वो Cp माइनस Cs इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/n इंटू c आता है। ठीक है ना, ये हमारे पास में आज की थ्योरी है जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अलग अलग करके बताते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। इसके जो कुछ एग्जाम्पल है, आज मैं आपको एक दो एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे आपके पास में इस तरीके से संधारित्र है, ठीक है ना, आपको ए और बी पॉइंट के बीच में कुल धारिता निकालनी है। अगर संधारित्रों C1, C2 और C3, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफेरेड है। ठीक है, तो ये 2 माइक्रोफेरेड अगर है तो उस कंडीशन में आपको इसका ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। याद रखिए, जब तक आपको पॉइंट नहीं दिए जाएंगे तब तक आप कभी नहीं बता पाएंगे कि सीरीज में है या पैरेलल में। तो पॉइंट आपके पास में होने चाहिए, किन दो पॉइंट्स के बीच में आपको तुल्य धारिता चाहिए। आपको जो पॉइंट दिए गए हैं उन पॉइंट्स के बीच में आप एक बैटरी इमेजिन करिए। तो हमारे पास में एक बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ए पॉइंट हो गया पॉजिटिव, बी पॉइंट हो गया आपके पास में नेगेटिव। अब जिसमें आवेश, जो दो संधारित्र जिनमें आवेशों का मान अलग अलग होगा वे तो हो जाएंगे हमारे पास में समांतर क्रम में, और जिनमें आवेशों का मान समान होगा वे हो जाएंगे हमारे पास में सीरीज में, श्रेणी क्रम में। अब आवेश यहाँ से गए और इस पॉइंट पर आवेश को दो पाथ मिल गए, यानी कि C1 और C2 दोनों में आवेशों का मान कैसा है, अलग अलग, इसलिए ये हो गया हमारे पास में कैसे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में सिंपल आप इनको जोड़ सकते हैं। तो Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आया अब हमारे पास में वो ऐसा बनेगा, कितना, 4 माइक्रोफेरेड बनेगा। ठीक है, तो अब ये दोनों तो हट गए, C1 C2, इनकी जगह आ गया 4 माइक्रोफेरेड। तो हमारे पास में अब ये दोनों किस में आ गए, 4 और C3, ये 4 और C3 आ गए हमारे पास में श्रेणी क्रम में। तो अब इनका CS कितना हो गया, 1/4 प्लस 1/CS इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2। तो ये हमारे पास में हो गया 1/4 प्लस 1/2, 2 प्लस 4/8 यानी कि 6/8 यानी कि 3/4। इसको उल्टा कर लें, CS इज इक्वल टू तो 4/3 माइक्रोफेरेड। ठीक है, 4/3 माइक्रोफेरेड इसका आंसर हमारे पास में होता है। जो इसके बहुत एग्जाम्पल्स है वो हम कल के लेक्चर में लेंगे, बहुत ज़्यादा है। पराविद्युत पदार्थ डाल के जो हम बनाएंगे वो भी होगा। ठीक है, तब तक के लिए जो बुक में आपके पास में इजी एग्जाम्पल है आप उनको करके देखिए। ठीक है ना, इस तरीके से हो जाएंगे।